वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1603 में हिंदुस्तान आमद के बाद मुसलसल फतूहात हासिल करती चली गई और इस दौरान दुनिया की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि एक कंपनी ने एक मुल्क पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसी सफर के दौरान एक मोड़ पर इन्हें ऐसी शर्मनाक शिकस्त हुई थी जिसने कंपनी का वजूद ही खतरे में डाल दिया। बाद में कंपनी ने अपने माथे से ये दाग धोने की सरतोड़ कोशिश की। यही वजह है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान पर फतह हासिल करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब आलमगीर से भी जंग लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें बुरी शिकस्त खाने के बाद अंग्रेज सफीरों को हाथ बांधकर और दरबार के फर्श पर लेटकर मुगल शहंशाहों से माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ा। वाकया कुछ यूं है कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कयाम के बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी तजारती कुटियां कायम करके तजारत शुरू कर दी थी। इन इलाकों में हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर वाकया सूरत और बम्बई और मशरिक में मद्रास और मौजूदा कलकत्ता से शहर से 20 मील दूर दरियाए गंगा पर वाकया बंदरगाहें हगली और कासिम बाजार अहम थे। अंग्रेज हिंदुस्तान से रेशम, गुड़ का शीरा, कपड़ा, मादनियात ले जाते थे। खास तौर पर ढाका के मलमल और बिहार के कलमी शूरे जो बारूद बनाने में इस्तेमाल होता है कि इंग्लिस्तान में बहुत बड़ी मांग थी। अंग्रेजों की सामान्य तिजारत पर टैक्स आयद नहीं किया जाता था, बल्कि इनके कुल सामान की कीमत का 3.5% हिस्सा वसूल कर लिया जाता था। इसी जमाने में सिर्फ अंग्रेज नहीं बल्कि पुर्तगीजी और वलंदेजी ताजरों के अलावा कई आजाद ताजिर भी इस इलाके में सरगर्म थे। इन्होंने मुगल हुकाम से मिलकर वही तजारती हुकूक हासिल कर लिए। जब यह खबर लंदन में कंपनी के सदर दफ्तर पहुंची तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सरबराह जोसियाह चाइल्ड के गैज़ो गज़ब की इंतहा न रही। वो गुस्से से आग बगूला हो गया। इन्हें ये नहीं गवारा था कि इनके मुनाफे में कोई और भी हिस्सेदार बने। इस मौका पर जोसियाह चाइल्ड ने जो फैसला किया वो अजीब ही नहीं, गरीब ही नहीं, बल्कि पागलपन की हदूद को छूता हुआ दिखाई देता है। इन्होंने हिंदुस्तान में मुकीम कंपनी के हुकाम से कहा कि वो बहरे अरब और खलीज बंगाल में मुगल बहरी जहाज़ों का रास्ता काट दें और जो जहाज इनके हत्थे चढ़े इसे लूट लें। यही नहीं बल्कि 1686 में चाइल्ड ने इंग्लिस्तान से सिपाहियों की 2 पलटनें भी हिंदुस्तान भिजवा दी और इन्हें हदायत दी कि हिंदुस्तान में मुकीम अंग्रेज फौजियों के साथ मिलकर चिट्टागांग पर कब्जा कर लें। इसके नाम की मुनासबत से इस जंग को जंगे चाइल्ड भी कहा जाता है। अब इस चाइल्ड का बचगानापन कहें या फिर इसकी दीदा दलेरी कहें कि वो मुबल्लिग 308 सिपाहियों की मदद से दुनिया की सबसे ताकतवर और मालदार सल्तनत के खिलाफ जंग छेड़ने की हिम्मत कर रहा है। इस जमाने में हिंदुस्तान पर औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत थी और दुनिया की कुल GDP का 1/4 हिस्सा यहीं पर पैदा होता था। मुआशी तौर पर इसे तकरीबन वही मुकाम हासिल था जो आज अमेरिका को हासिल है। औरंगजेब आलमगीर के अहद में सल्तनत की सरहदें काबुल से ढाका तक और कश्मीर से पौंडीचेरी तक 40 लाख मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैली हुई थी। यही नहीं बल्कि औरंगजेब की फौजें दक्कन के सुल्तानों, अफगानों और मराठों से लड़ कर इस कदर तजर्बाकार हो चुकी थी कि वो इस वक्त दुनिया की किसी भी फौज से टकरा सकती थी। अरे दिल्ली की फौज तो एक तरफ रही, सिर्फ बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान के फौजियों की तादाद 40,000 से ज्यादा थी। एक अंदाजे के मुताबिक मुगल फौज की कुल तादाद 9 लाख से भी ज्यादा थी और इसमें हिंदुस्तान, अरब, अफगान, ईरान हत्ता कि यूरोप तक शामिल थे। जब लंदन से मुगलों के खिलाफ तबले जंग बजा तो मुंबई में तैनात कंपनी के सिपाहियों ने मुगलों के चंद जहाज लूट लिए। इसके जवाब में सियाफाम मुगल अमीरुल बहर सैदी याकूत ने एक ताकतवर बहरी बेड़े की मदद से मुंबई का मुहासरा किया। इस मौका पर अलेक्जेंडर हैमिल्टन नामी एक अंग्रेज मुंबई में मौजूद थे, जिन्होंने बाद में एक किताब लिखकर इस वाक़ये का आंखों देखा हाल कलमबंद किया। वो लिखता है कि सैदी 20,000 सिपाही लेकर पहुंच गया और आते ही आधी रात को एक बड़ी तोप से गोले दाग कर सलामी दी। अंग्रेजों ने भागकर किले में पनाह ले ली। हैमिल्टन के मुताबिक सैदी याकूत ने किले से बाहर कंपनी के इलाके लूट कर वहां मुगलिया झंडा गाड़ दिया और जो सिपाही मुकाबले के लिए गए इन्हें काट डाला और बाकियों को गले में जंजीरें पहनाकर बम्बई की गलियों से गुजारा। बम्बई का इलाका खासे अरसे तक पुर्तगीजियों के कब्जे में था। जब इंग्लिस्तान के बादशाह ने पुर्तगाली शहजादी से शादी की तो ये बंदरगाह इसके जहेज में अंग्रेजों को मिल गई और उन्होंने वहां एक मजबूत किला तमीर करके तजारत शुरू कर दी। अब मैं आपको 14 माह के तवील मुहासरे के बारे में बताता हूँ। रफ्ता रफ्ता ना सिर्फ समंदर पार से अंग्रेज ताजर, सिपाही, पादरी, मामार और दूसरे हुनरमंद यहाँ आकर आबाद होने लगे, बल्कि बहुत से हिंदुस्तानियों ने यहाँ पर रहाइश भी अख्तियार कर ली और शहर की आबादी तेजी से फैलने लगी। अब यही आबादी भागकर किले में पनाह गजी हो गई और किला सैदी याकूत के निर्गे में था। जल्द ही अशियाए खुर्दोनोश एक एक करके खत्म होने लगी। दूसरी तरफ बीमारियों ने हल्ला बोल दिया और किले में मैसूर अंग्रेज बम्बई के मसमूम मौसम का शिकार होकर यके व दीगरे मरने लगे। एक और सानिया ये गुजरा कि कंपनी के मुलाजिम आंख बचाकर भाग निकलते थे और सीधे जाकर सैदी याकूत से जा मिलते थे। यही नहीं बल्कि हैमिल्टन की गवाही के मुताबिक इनमें से कई मजहब तब्दील करके मुसलमान भी हो गए।
सैदी अगर चाहते तो हमला करके किले पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन इन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही किला पके हुए आम की तरह खुद इनकी झोली में आ गिरेगा, इसलिए उन्होंने दूर से गोलाबारी करने पर इत्तेफाक किया। ये सूरत हाल मुल्क के मशरकी हिस्से में भी पेश आई, जहां बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान के दस्तों ने बगली के मुकाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी के किले को घेरे में ले लिया और आमदरफ्त के तमाम रास्ते बंद कर दिए। बंगाल का मुहासरा तो जल्दी खत्म हो गया और दोनों फरीकों ने सुलह कर ली, लेकिन बम्बई में ये सिलसिला 15 माह तक जारी रहा। आखिर अंग्रेजों की हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने अपने 2 सफीर औरंगजेब के दरबार में भिजवा दिए ताकि वो शिकस्त की शराइत को तय कर सके। अब तस्वीर के इस रुख में मैं आपको बताऊंगा किस तरह अंग्रेजों ने गिड़गिड़ा कर औरंगजेब आलमगीर से माफी मांगी। इन सफीरों के नाम जॉर्ज वेल्डन और अब्राहम नवार। ये कई माह की बेसूद कोशिशों के बाद बिलाखिर सितंबर 1690 को आखिरी ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दरबार तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गए। दोनों इस हाल में पेश हुए कि दोनों के हाथ मुजरिमों की तरह बंधे हुए थे, सर सीने पर झुके हुए थे और हुलिया ऐसा कि किसी मुल्क के सफारती नुमाइंदों की बजाय ये भिखारी लग रहे थे। दोनों सफीर मुगल बादशाह शहनशाह के तख्त के करीब पहुंचे तो अमाल ने फर्श पर लेटने का हुक्म दिया। सख्त गिर सफेद रीश बादशाह ने इन्हें सख्त डांट पिलाई और फिर पूछा कि तुम क्या चाहते हो। दोनों ने पहले तो गिड़गिड़ा कर ईस्ट इंडिया कंपनी के जराइम का एतराफ किया और माफी की दरख्वास्त की, फिर कहा कि इनका ज़ब्त-शुदा माल तजारती लाइसेंस फिर से बहाल कर दिया जाए और सैदी याकूत को बम्बई के किले का मुहासरा खत्म करने का भी हुक्म दे दिया जाए। इनकी अर्जी इस शर्त पर कबूल हुई कि अंग्रेज मुगलों से जंग लड़ने का 1.5 लाख रुपए हर्जाना अदा करें और बम्बई में ईस्ट इंडिया कंपनी का सदर जॉन चाइल्ड हिंदुस्तान छोड़ दे और दोबारा कभी यहाँ का रुख ना करे। अंग्रेजों के पास ये तमाम शराइत सर झुकाकर कबूल करने के अलावा कोई और चारा बचा न था, सो उन्होंने तस्लीम कर ली और वापस बम्बई जाकर सैदी याकूत को औरंगजेब आलमगीर का खत दिया। तब जाकर इसने मुहासरा खत्म किया और किले में बंद अंग्रेजों की 14 महीनों के बाद गुल्लू खलासी हुई। कहानी के इस रुख में मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेजों ने किस तरह अपना दाग मिटाने की कोशिश की। आने वाले बरसों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर मुमकिन कोशिश की कि इस खजालत अमेज जंग के वाकयात को इंग्लिस्तान के अवाम तक ना पहुंचने दिया जाए। चनाचा कंपनी के पादरी जॉन ओविंगटन ने 6 साल बाद जब इस जंग का अहवाल लिखा तो इसने तमाम तक मलबा मुगलों की वादा खिलाफी पर डाल दिया और इस पर कंपनी ने इसे 25 पाउंड का इनाम भी दिया, जो इस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। ओविंगटन ने अपनी किताब में जगह जगह अंग्रेजों की बेजिगरी का आह्वान बयान करते कहा है कि जिन्होंने 10 गुना बड़े दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। यही नहीं, वो दावा करता है कि इस जंग में अंग्रेजों को नहीं बल्कि सैदी याकूत को शिकस्त हुई थी। मजीद ये कि इसने मुगल दरबार में अंग्रेज सफीरों के बर्ताव का जिक्र भी सिरे से गोलमोल कर दिया। हैमिल्टन ने किताब तो लिखी लेकिन इसे शाया होते होते 40 बरस गुजर गए। इस दौरान पुलों के नीचे से इस कदर पानी बह चुका था कि इसे कुछ ज्यादा तवज्जो ना मिल सकी। अच्छा, गुफ्तगू को समेटते हुए मैं यहाँ पर एक सवाल उठाता हूँ कि अगर औरंगजेब आलमगीर अंग्रेजों को माफी ना देते और इन्हें हिंदुस्तान से निकाल बाहर करते तो आज बड़े सगीर की तारीख क्या होती।